हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जयंत घोष, आपका यूजीसी नेट जियोग्राफी का मेंटर। अभी हम लोग देख रहे हैं 5 मिनट सीरीज, हर एक यूनिट वाइज। आज का क्लास है ओशियनोग्राफी को लेके। ऑलरेडी ओशियनोग्राफी का क्लास ऑलरेडी हम लोगों ने एक देख लिया था। आज सेकंड क्लास है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया, रिसेंट ट्रेंड के वाइज जो क्वेश्चन आ रहा है उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आंसर मन में देना है, और उसके साथ साथ आपको नोट करना है कि आपने जो आंसर दे रहे हैं और सॉल्यूशन के बाद जो आंसर आ रहा है वो आप सही दे पा रहे हैं कि नहीं। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द प्राइमरी कॉज फॉर वर्टिकल मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर इन ओशियंस इज डैश। तो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर का मेजर रीजन क्या है, तो एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंस, नाम सुन के क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक, यानी ये एटमॉस्फेयर में काम करेगा। अच्छा, एटमॉस्फेयर में प्रेशर डिफरेंसेस होने की वजह से क्या होता है, एक जगह आपको हाई मिलेंगे, दूसरे जगह आपको लो मिलेंगे, और विंड जो है वो हाई से लो की तरफ मूव करेगा। और विंड के साथ साथ विंड के नीचे आने वाले ओशियन वाटर वो भी हाई से लो की तरफ मूव करेगा। लेकिन ये जो मूवमेंट हो रहा है ये वर्टिकली नहीं है, ये हो रहा है आपका हॉराइजेंटली। और नेक्स्ट है आपका कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, कोरियोलिस फोर्स अगर आप देखेंगे तो कोरियोलिस फोर्स जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइटवर्ड डिफ्लेक्ट करता है विंड को या फिर ओशियन करंट को। तो ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है मेजरली इसका रिलेशन इसमें भी सरफेस करंट या फिर हॉराइजॉन्टल मूवमेंट में हो रहा है, यानी ये भी वर्टिकल के लिए उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बॉटम टोपोग्राफी। अच्छा, बॉटम टोपोग्राफी क्या रोल है, अगर मान के चलो यहाँ पे एक बॉटम टोपोग्राफी, ऐसे बॉटम आपको दिख रहा है, ये मान के चलो ये ओशियन का एक हम लोगों ने क्रॉस सेक्शन लिया, यहाँ पे आपका ओशियन वाटर मिलेंगे। बॉटम टोपोग्राफी क्या करेगा, अगर नीचे से सरफेस यानी यहाँ पे अगर वर्टिकली सरफेस के साथ अगर ओशियन करंट जा भी रहा है तो वो बहुत माइन्यूट लेवल पे वर्टिकली अप या डाउन हो सकते हैं, उसका मेजर रोल प्ले नहीं करेगा। और वो भी जो भी होगा वो पर्टिकुलर रीजियन बेसिस होगा, ये बहुत लार्जर सेक्शन को ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट क्या है, डेंसिटी डिफरेंसेस। मेजर रोल जो प्ले करता है वो है डेंसिटी डिफरेंसेस। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी अगर आप देखेंगे तो ओशियन वाटर का 3 फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, टेम्परेचर, डेंसिटी एंड सैलिनिटी, जो आपस में रिलेटेड भी होता है। इसमें डेंसिटी डिफरेंसेस के साथ अगर देखा जाए तो अगर ओशियन वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होगा, अगर ओशियन वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होगा तो सैलिनिटी ज़्यादा, यानी सैलिनिटी ज़्यादा होने से ओशियन वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होता है। दूसरा है, अगर सैलिनिटी कम है, अगर सैलिनिटी कम है तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी भी कम होता है। उसी के साथ साथ अगर टेम्परेचर की बात किया जाए, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यानी सैलिनिटी के साथ इसका रिलेशन है पॉजिटिव रिलेशन, और टेम्परेचर के साथ डेंसिटी का रिलेशन है इनवर्स रिलेशन। अब डेंसिटी डिफरेंस के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर आप ओशियन वाटर का जो मूवमेंट है, अगर आप उस मूवमेंट को देखेंगे तो मेजरली ये जो डेंस है, यानी जब टेम्परेचर कम होगा, अगर ओशियन वाटर का टेम्परेचर कम हो रहा है यानी डेंसिटी ज़्यादा हो रहा है। तो डेंसिटी अगर ज़्यादा होगा तो डेंसिटी जिसका ज़्यादा होगा वेट क्या होगा, उसका वेट भी ज़्यादा होगा। और अगर वेट ज़्यादा होगा तो वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के हिसाब से वो सरफेस से सब सरफेस जोन की तरफ जाएगा, यानी इस केस में आपको वर्टिकल मूवमेंट दिख रहा है। उसी के साथ साथ अगर डेंसिटी कम है, अगर डेंसिटी कम है तो लाइटर होगा, और अगर लाइटर होगा तो सरफेस सब सरफेस जोन से सरफेस की तरफ ओशियन वाटर मूव करेगा, जो कि वर्टिकली है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वर्टिकल ओशियन सर्कुलेशन का मेजर रीजन क्या है, मेजर रीजन है डेंसिटी डिफरेंसेस। अगर आप डायग्रामेटिकली भी देखेंगे तो आपको मिलेंगे इक्वेटोरियल रीजन। ये जो इक्वेटोरियल रीजन के, अगर इक्वेटोरियल रीजन देखेंगे तो इक्वेटोरियल रीजन से पोल की तरफ सरफेस करंट के हिसाब से वार्म वाटर जाता है, और उसके साथ साथ पोलर रीजन से सबसरफेस ओशियन करंट के हिसाब से, पोलर रीजन से सबसरफेस ओशियन करंट के हिसाब से, यानी कोल्ड विंड, कोल्ड ओशियन वाटर, इस हिसाब से ओशियन वाटर मूव करता है, और यहाँ से एक थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन बिल्डअप करता है। तो ये अगर देखा जाए तो वर्टिकली मूवमेंट, ओशियन वाटर का वर्टिकली मूवमेंट होने का मेजर रीजन क्या है, डेंसिटी डिफरेंसेस। इसका आंसर हो जाएगा 4। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है एकमैन स्पाइरल इफेक्ट एक्सप्लेन, यानी एकमैन स्पाइरल इफेक्ट क्या एक्सप्लेन करता है। अगर इसको आप देखेंगे तो इसका सीधा आंसर में जाते हैं हम लोग।
अभी आपको मैंने क्या बोला कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हम लोग देखेंगे तो ओशियन वाटर क्या करता है, सीधा नहीं जाएगा, वो राइट वर्ड डिफ्लेक्ट करेगा। उसी के साथ साथ अगर आप साउदर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे तो साउदर्न हेमिस्फीयर में भी सीधा नहीं जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी लेफ्ट वर्ड डिफ्लेक्ट करेगा। तो ये जो चल रहा है ये किस लिए चल रहा है, ये चल रहा है कोरियोलिस फोर्स के वजह से। लेकिन ये जो कोरियोलिस फोर्स आपको दिख रहा है, यानी ये जो आपका बेंड दिख रहा है, ये सरफेस करंट में तो दिखता है। एकमैन स्पाइरल बात करता है सिर्फ सरफेस नहीं, उसके साथ साथ सब सरफेस रीजन में भी क्या चलता है वो उसका भी बात करता है। अच्छा, ये जो सर्कल में, सॉरी पहले तो सर्कल नहीं होगा, पहले होगा राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड, आगे जाके यही सर्कल बन जाता है। मान लीजिए ये सीधा जाना था, ये अब पहले ऐसे राइट वर्ड डिफ्लेक्ट करेगा, उसके बाद फिर से राइट वर्ड डिफ्लेक्ट करेगा, उसके बाद फिर से राइट वर्ड डिफ्लेक्ट करेगा, उसके बाद फिर से राइट वर्ड डिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे एक सर्कल या फिर सर्कुलेशन आपको देखने को मिलेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उसी तरीके से साउदर्न हेमिस्फीयर में भी आपको देखने को मिलेगा। अब एकमैन स्पाइरल के रिगार्डिंग क्या हो रहा है, ये जो चल रहा है चीज़ें ये सरफेस में चल रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो विंड या फिर ओशियन करंट ऐसे चल रहा था, ये कोरियोलिस फोर्स के हिसाब से ऐसे मूव कर लिया सरफेस रीजन में। सब सरफेस रीजन में जितना जाएगा इसका स्पीड क्या होगा, इसका स्पीड धीरे धीरे कम होता जाएगा। यानी पहले सरफेस रीजन में जितना स्पीड से ये मूव कर रहा था, सब सरफेस रीजन में उतना स्पीड में मूव नहीं करेगा, स्लो हो जाएगा। लेकिन इसका जो एंगल है ये एंगल इंक्रीज कर जाएगा। इसका क्या मतलब, यानी पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 45 डिग्री एंगल दिख रहा है, आगे जैसे जाएंगे ये 60 डिग्री, 75 डिग्री, फिर 90 डिग्री, यानी इसका एंगल धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब ये एंगल बढ़ने के कारण अगर आप देखेंगे तो इसमें एक स्पाइरल जैसा इफेक्ट आपको दिख रहा है, स्पाइरल जैसा इफेक्ट दिख रहा है। अगर आप सरफेस से सब सरफेस की तरफ देखेंगे तो ये जो मैकेनिज्म है इसी को बोला जाता है एकमैन स्पाइरल। तो एकमैन स्पाइरल क्या कर रहा है, एकमैन स्पाइरल अगर आप आंसर के हिसाब से देखेंगे तो द डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ सरफेस ओशियन करंट, ये जो है ये एकमैन स्पाइरल का मेजर रीजन है। इसके साथ कोटाइडल लाइन या फिर टाइड या फिर थर्मोहेलाइन एंड हेलोक्लाइन जोन का उतना खास रिलेशन नहीं है। तो एकमैन स्पाइरल के साथ आप कोरियोलिस इफेक्ट और उसके साथ साथ आपको ध्यान में रखना होगा कि सरफेस से सब सरफेस की तरफ जितना जाएंगे हम लोग उतना स्पीड आपका कम होगा, लेकिन एंगल जो है डिफ्लेक्शन का वो बढ़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे डैश इज ए कोल्ड करंट, डैश इज ए कोल्ड करंट, इसका आंसर क्या है, फ्लोरिडा करंट, लैब्राडोर करंट, कुरेशियो करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। तो पहले आपको पता होना चाहिए इसका लोकेशन किधर है। तो जब भी कोई आप ओशियन करंट पढ़ेंगे आपको दो चीज ध्यान में रखना होगा, एक है इसका लोकेशन, पर्टिकुलरली कौन सा ओशियन में है और ओशियन का ईस्ट कोस्ट या फिर वेस्ट कोस्ट में है। दूसरा है इसका टेम्परेचर आपको याद रखना पड़ेगा, यानी टेम्परेचर यानी ये वार्म करंट है कि कोल्ड करंट है। तो ये अगर देखेंगे तो लगभग हर साल इस टाइप का यानी ओशियन करंट से एक क्वेश्चन हर साल आपको मिलेंगे। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे, फ्लोरिडा करंट, लैब्राडोर करंट, कुरेशियो करंट एंड ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। चलिए अगर आप फ्लोरिडा करंट को देखेंगे तो कहाँ पे है, ये जो आपका गल्फ स्ट्रीम दिख रहा है, यहाँ पे आपको गल्फ स्ट्रीम दिख रहा है। ये जो जोन है इस जोन में आपको गल्फ स्ट्रीम का एक छोटा सा हिस्सा मिलेंगे फ्लोरिडा करंट के हिसाब से। और आपको पता है ये जो गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम क्या है, गल्फ स्ट्रीम है आपका वार्म करंट। और अगर गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट है तो ये जो फ्लोरिडा करंट क्या होगा, ये भी वार्म होगा। उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा लैब्राडोर करंट, ये बात कर रहे हो हम लोग नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का ऊपर वाले जोन में आपको ग्रीनलैंड देखने को मिलेगा, यही ग्रीनलैंड और इस साइड में आपको मिलेंगे कनाडा। ये ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में ये आर्कटिक रीजन से एक कोल्ड करंट आता है, इसको बोलते हैं लैब्राडोर करंट। ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में आर्कटिक ओशियन से एक कोल्ड करंट आ रहा है और आपको कहाँ पे मिल रहा है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। ये एक्चुअल में क्या है, कोल्ड करंट। तो हम लोगों का आंसर क्या होगा, हम लोगों का आंसर होगा लैब्राडोर करंट। उसके साथ साथ आपको ध्यान में रखना होगा यहाँ से आपको चल रहा है गल्फ स्ट्रीम जो कि वार्म, और इधर से आ रहा है लैब्राडोर जो कि कोल्ड। ये दोनों जहाँ पे मार्च हो रहा है, ये वाला जो जोन यानी कनाडा का ये ईस्टर्न सेगमेंट जो है, इसमें फिशरीज बहुत ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि कोल्ड जो है वो न्यूट्रिएंट लाता है और वार्म जो है वो ऑक्सीजन लाता है, और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट ज़्यादा होने की वजह से ये कनाडा का ईस्टर्न सेगमेंट में ये वाला जो जोन है इसमें आपको क्या मिलेंगे,
फिशरीज या फिर फिशिंग जोन मिलेंगे। इसके साथ साथ और दो था, एक है कुरेशियो करंट। कुरेशियो करंट अगर देखेंगे तो ये है आपका पैसिफिक ओशियन, यहाँ पे आपको मिलेंगे जापान। ये जापान का ईस्टर्न सेगमेंट में यहाँ पे आपको कुरेशियो करंट देखने को मिलेगा। ये क्या है, ये फिर से वार्म करंट है। दूसरा है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न सेगमेंट मानिए ये वाला, ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न सेगमेंट यानी ये होगा आपका पैसिफिक ओशियन का। अब ये जो पैसिफिक ओशियन का ये जो करंट है ये भी वार्म करंट है, तो इसका आंसर ईस्ट ऑस्ट्रेलियन नहीं होगा। लेकिन ध्यान में रखना होगा कि ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन बोल रहा है कि वेस्ट ऑस्ट्रेलियन बोल रहा है। अगर आप देखेंगे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो कि इंडियन ओशियन का हिस्सा है, ये लेकिन पोल करंट है। क्यों? क्योंकि ये पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ आ रहा है, ये कोल करंट। लेकिन ईस्ट ऑस्ट्रेलियन जो है वो होगा आपका वार्म करंट। तो हम लोगों ने इसका आंसर देख लिया कि इनमें से कौन कोल करंट है। आंसर क्या होगा आपका, लैब्राडोर करंट। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे क्या है, द फास्टेस्ट एंड डीपेस्ट जियोस्ट्रॉपिक करेंट्स आर फाउंड एट द डैश बाउंड्रीज ऑफ द ओशियन। तो पहले आपको पता होना चाहिए जियोस्ट्रॉपिक का मीनिंग क्या है। ये जो जियोस्ट्रॉपिक है, ये जो जियोस्ट्रॉपिक है, अगर आप देखेंगे विंड के केसेस में, तो विंड के केसेस में क्या होता है, विंड के केसेस में मेजर रोल कौन प्ले कर रहा है विंड का डायरेक्शन के रिगार्डिंग। एक है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। अकॉर्डिंग टू प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है, हमेशा विंड जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा। उसके साथ साथ एक प्रेशर है, एक फोर्स है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, कोरियोलिस फोर्स नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट वर्ड डिफ्लेक्ट कराता है। इसको, वाटर को, विंड को, वाटर यानी ओशियन वाटर। और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ्ट वर्ड मूव करता है। ये हम लोगों को पता है। अब ऐसा एक जोन है, मान लो ये ऐसे हाई से लो की तरफ जाना चाहता है, ये है हाई, ये है लो। और कोरियोलिस फोर्स क्या कर रहा है, कोरियोलिस फोर्स इसको राइट वर्ड डिफ्लेक्ट करेगा। यानी अगर ऐसा हो कि ये जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है और ये जो कोरियोलिस फोर्स है, अगर दोनों बैलेंस हो जाए तो क्या होगा, अगर दोनों के दोनों बैलेंस हो जाए उस केस में आपका ये ना तो सीधा जाएगा ना ऐसे राइट वर्ड डिफ्लेक्ट करेगा। ये क्या होगा, ये ऐसे पैरेलल होके एक इनसर्कल कर लेगा। ये जो पैरेलल होके इनसर्कल कर रहा है यही है आपका जियोस्ट्रॉपिक। अगर विंड की बात किया जाए तो ये हो जाएगा जेट स्ट्रीम, और ओशियन वाटर की अगर बात किया जाए तो उसके केस में हम लोग देखेंगे। अगर आप देखेंगे अब जियोस्ट्रॉपिक विंड देखिए, ग्रेविटी क्या बोल रहा है, ग्रेविटी इसको इस साइड से खींच रहा है और कोरियोलिस फोर्स इसको अपर की तरफ खींच रहा है। दोनों जहां पे बैलेंस होगा ओशियन वाटर वहां पे बीच वाला जोन में जाएगा। अब ये जो बीच वाला इनसर्कल करते हुए जा रहा है यही है आपका जियोस्ट्रॉपिक विंड। अब ये जियोस्ट्रॉपिक विंड अगर आप देखेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड के केसेस में, यहाँ पे क्या पूछा है, क्योंकि यहाँ पे आपको पूछा है कौन सा बाउंड्री में, ओशियन बेसिन के कौन सा बाउंड्री में। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, आप अगर पहला वाला जो हम लोग ओशियन वाटर की बात कर रहे थे वहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे हमेशा ये वाले जोन। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वार्म करंट, और ये कौन सा जोन है, ये ओशियन का वेस्टर्न कोस्ट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फिर से ओशियन का वेस्टर्न कोस्ट। तो ये जो जोन आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको मिल रहा है ओशियन का इंटेंसिफिकेशन। क्या हो रहा है, यहाँ पे वार्म वाटर ज्यादा एक साथ मार्च हो रहा है, यानी ओशियन इंटेंसिफिकेशन। इसके साथ साइक्लोन का भी रिलेशन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, वो किसी और दिन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, वेस्ट कोस्ट में आपका इंटेंसिफिकेशन दिख रहा है, वेस्ट कोस्ट में इंटेंसिफिकेशन दिख रहा है। अब ये इंटेंसिफिकेशन के साथ आपका जो जियोस्ट्रॉपिक विंड बोला मैंने उसका आप रिलेट कर लीजिए, तो आपका आंसर क्या होगा, द फास्टेस्ट एंड डीपेस्ट जियोस्ट्रॉपिक करंट आर फाउंड एट द डैश बाउंड्रीज ऑफ द ओशियन बेसिन। क्या होगा, आंसर होगा आपका वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट यानी आज के लास्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है द नेक्स्ट हवाई आइलैंड विल कम इनटू बीइंग ऑलरेडी नेम्ड लोही। यानी हवाई आइलैंड जो है उसका एक नया छोटा सा आइलैंड फॉर्म हो रहा है, उसमें उस ग्रुप में हवाई आइलैंड जो है एक्चुअल में एक ग्रुप है, एक ग्रुप में एक छोटा सा आइलैंड और फॉर्म हो रहा है, उसका नाम है लोही। दैट इज बिल्डिंग ऑन द ओशियन फ्लोर एट द डैश एंड ऑफ द चेन। यानी हवाई आइलैंड का जो चेन है उसका कौन सा एंड में ये जो लोही है ये फॉर्म होगा। तो ये बहुत ज्यादा फैक्चुअल है, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं तो नहीं। लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से थोड़ा सुनेंगे या सोचेंगे जैसे कंसेप्चुअल है। क्यों, अगर मैं आपको बोलूं कि हवाई आइलैंड है कहाँ पे, अगर आप देखेंगे हवाई आइलैंड है पैसिफिक ओशियन में। कहाँ पे है, पैसिफिक ओशियन में। आपको पता है पैसिफिक ओशियन जो है वो प्लेट टेक्टोनिक के लिए फेमस है।
प्लेट टेक्टोनिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो पैसिफिक प्लेट क्या हो रहा है, पैसिफिक प्लेट जो है यहाँ पे आपको आप कह सकते हैं कि ये एशियन प्लेट या फिर यूरेशियन प्लेट जो है, एशियन प्लेट, नीचे यहाँ पे आएगा आपका फिलीपाइंस प्लेट। तो फिलीपाइंस प्लेट, एशियन प्लेट, ये जो है यहाँ पे आपका सबमर्ज हो रहा है, यानी इस डायरेक्शन में आपको पैसिफिक प्लेट को मूवमेंट होते हुए दिख रहा है। यानी अगर आप देखेंगे तो ये पूरा देखेंगे तो क्या कैसे मूव हो रहा है, ऐसे, यानी ये जो पैसिफिक प्लेट है वो ऐसे मूव हो रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे हवाई जो है, हवाई क्या है, हवाई एक्चुअल में है हॉटस्पॉट वोल्केनो। हॉटस्पॉट वोल्केनो, इसका क्या मतलब, ये जो हॉटस्पॉट वोल्केनो होता है, एक्चुअल में वोल्केनो कहाँ से आता है, एक्चुअल में वोल्केनो जो है वो है मेंटल से, लेकिन हॉटस्पॉट वोल्केनो क्या होता है, हॉटस्पॉट वोल्केनो मेंटल से भी नीचे वाले जोन से आ रहा है। अब ये मेंटल से भी नीचे वाला जो जोन आ रहा है, इसीलिए ये बहुत गर्म होता है, इसका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। और टेम्परेचर हाई होने के साथ साथ हॉटस्पॉट वोल्केनो जो है वो फिक्स्ड है, यानी वो एक पर्टिकुलर फिक्स लोकेशन में है। एक्चुअल में वोल्केनिज्म जो है वो तो प्लेट टेक्टोनिक के साथ रिलेटेड है, तो जैसे जैसे प्लेट मूव करता है वोल्केनिक जोन भी मूव करता है। लेकिन हॉटस्पॉट वोल्केनो क्या है, हॉटस्पॉट वोल्केनो फिक्स जोन है। अब अगर आप सोचेंगे कि यहाँ पे एक आपका प्लेट चल रहा है, यहाँ पे एक प्लेट आपका चल रहा है, हॉटस्पॉट वोल्केनो, नीचे से आपका ये वोल्केनो आ रहा है, तो वोल्केनो पहले इसका सरफेस में कहाँ पे आएगा, ये वाले जोन में आपका इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। आगे अगर हम लोग इस प्लेट को इस साइड से खींच ले, यानी वेस्टर्न सेगमेंट में अगर प्लेट को खींचे, प्लेट को अगर वेस्टर्न सेगमेंट में खींचे, तब क्या होगा, उस केस में क्योंकि हॉटस्पॉट वोल्केनो फिक्स्ड है, प्लेट मूव कर रहा है, तो नेक्स्ट वोल्केनो कहाँ पे आएगा, अगर आप इस कंडीशन में देखेंगे तो अब हम लोगों का प्लेट थोड़ा आगे चला गया, यानी यहाँ पे एक ऑलरेडी फॉर्म हुआ, लेकिन प्लेट मूव हो रहा है, हॉटस्पॉट वोल्केनो मूव नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट जो होगा वो ये इस रीजन में दिखेगा। यानी पहले अगर ये वेस्टर्न सेगमेंट में आ रहा है, अगर ये वेस्टर्न सेगमेंट में जा रहा है, तो इसका नया फॉर्म कहाँ पे होगा, पहले जो था उसका ईस्ट में होगा। फिर से बोल रहा हूँ, अगर प्लेट या फिर सरफेस वेस्टर्न सेगमेंट में जा रहा है, तो जो नया वोल्केनिज्म होगा, क्योंकि हॉटस्पॉट वोल्केनो फिक्स्ड है, तो नया वोल्केनो जो होगा वो पहले जिसका था उसका ईस्टर्न सेगमेंट में मिलेगा। यानी प्लेट का जो डायरेक्शन है, प्लेट का जो डायरेक्शन है उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट रीजन में आपको ये नया वोल्केनो दिख रहा है। उसी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ पे देखेंगे प्लेट कौन सा डायरेक्शन में मूव कर रहा है। प्लेट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्लेट आपका मूव कर रहा है, अगर देखेंगे प्लेट मूव कर रहा है नॉर्थ वेस्ट सेगमेंट में। कहाँ पे मूव कर रहा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कहाँ पे हो रहा है, नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ वेस्ट में मूव कर रहा है। तो पहले अगर यहाँ पे एक वोल्केनिज्म था, दूसरा कलर लेते हैं शायद समझने में आसानी होगा, अगर पहले यहाँ पे एक वोल्केनिज्म था, क्योंकि प्लेट इधर से मूव हो रहा है, तो नेक्स्ट वोल्केनो कहाँ होगा, इसके पीछे आएगा। यानी जो पहले था उसके हिसाब से अगर देखा जाए, तो ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट, अब कहाँ से आया, साउथ ईस्ट। यानी प्लेट क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में मूव कर रहा है, तो न्यू वोल्केनिज्म कहाँ पे आएगा, न्यू वोल्केनिज्म जो है वो आएगा आपका साउथ ईस्ट में। अगर आप इस कंसेप्ट के हिसाब से अगर आपको आ जाए तो आपको पता हो जाएगा कि हवाई जो है, क्योंकि प्लेट नॉर्थ वेस्ट में मूव कर रहा है, तो न्यू कहाँ पे आएगा, साउथ ईस्ट में। अब इसका आंसर क्या होगा, साउथ ईस्टर्न रीजन। तो जो पहले लोही, ये जो अगर आपका सुना है, आपका पता है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो एग्जाम हॉल में ठंडा दिमाग रखना बहुत, मतलब इसको चाहिए ही चाहिए। अगर आप देखेंगे तो इसके साथ हम लोगों ने क्या किया, पहले तो हवाई, हवाई को हम लोगों ने हॉटस्पॉट वोल्केनो के हिसाब से काउंट किया। फिर हवाई का लोकेशन आपको पता है पैसिफिक, पैसिफिक का प्लेट मूवमेंट हम लोगों ने काउंट किया। फिर हम लोगों ने देखा कि प्लेट मूवमेंट के साथ हॉटस्पॉट वोल्केनो का जो रिलेशन है, उसके हिसाब से ये नया जो आइलैंड फॉर्म हो रहा है वो कहाँ पे होना चाहिए, तो वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा साउथ ईस्टर्न। लेकिन अगर आपका माइंड पैनिक में आ जाए तब इसका आंसर आप नहीं कर सकते। तो एग्जाम हॉल में आपको ठंडे दिमाग से आंसर देना है। और आज हम लोगों ने ओशियनोग्राफी से 5 क्वेश्चन लिया, आगे के क्लास में हम लोगों ने उसी तरीके से एनवायरमेंट का 5 क्लास लेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए हम लोगों का साथ, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग यूनिट वाइज और आगे हम लोगों को चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जिसका फायदा आपको जरूर मिलेगा।